बिहार की मृदा। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे बिहार की मृदा के बारे में। मृदा खनिज पदार्थों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों, जल, विभिन्न गैसों तथा असंख्य सूक्ष्म जीवों का जटिल मिश्रण है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पतली सतह का निर्माण होता है। इसके निर्माण में आर्द्रता, वर्षा एवं तापमान, जलवायुविक दशाएं तथा चट्टानों के उच्चावच आदि प्रमुख भूमिका में होते हैं। अब देखते हैं बिहार की मृदा। बिहार के लगभग 90% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। यहाँ की मृदा में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक, लौह अयस्क, कैल्साइट, डोलोमाइट आदि खनिज तत्वों की अधिकता हमें देखने को मिलती है। प्राकृतिक उच्चावच और जलवायु विशेषताओं और दशाओं के अनुसार हम लोग बिहार की मृदा को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन है? तो उत्तर बिहार की मृदा, दक्षिण बिहार की मृदा तथा दक्षिण के संकीर्ण पठारी क्षेत्र की मृदा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मृदा का वर्गीकरण है, किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे दिखता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। पढ़ते हैं हम लोग उत्तर बिहार की मृदा। दोस्तों, इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों, जैसे इसमें कोसी, गंडक, बागमती, कमला आदि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। उत्तर बिहार के मैदान की मृदा को हम क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर 4 उपभागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा है? तो उप हिमालय की पर्वत पदीय मृदा, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा तथा नवीन जलोढ़ या खादड़ मृदा। इन 4 उपभागों में हम उत्तर बिहार की मृदा को विभाजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उप हिमालय की पर्वत पदीय मृदा। अधिक वर्षा के क्षेत्र होने के कारण इसमें आर्द्रता की अधिकता देखने को मिलती है तथा इसका रंग गहरा भूरा या पीला होता है। यह मध्यम उपज वाली मृदा है, जिसमें जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, दैट मीन्स ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, तथा मुख्य रूप में इसमें धान, मक्का और जौ आदि फसलों की पैदावार देखने को हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। दोस्तों, इस मृदा का विस्तार पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक देखने को हमें मिलता है। इसका रंग भूरा तथा हल्का पीला होता है एवं इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तराई क्षेत्र की मृदा की प्रकृति कैसी होती है? तो हम लोग कहेंगे अम्लीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार की मृदा में जैव पदार्थों की अधिकता तथा फास्फोरस एवं पोटास आदि पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है, जिस कारण से इस मृदा में मध्यम श्रेणी की उर्वरा शक्ति पाई जाती है। धान, पटसन, गेहूं, जौ और सरसों आदि फसलों के लिए यह मृदा अनुकूल होती है। खासकर यहाँ पर देखने को मिलता है जौ और पटसन, इन दोनों के लिए यह तराई क्षेत्र की मृदा काफ़ी अनुकूल होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा। इस प्रकार की मृदा का निर्माण वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है। इसका विस्तार तराई क्षेत्र के दक्षिण में कोसी क्षेत्र में पूर्णिया एवं सहरसा जिलों तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार की मृदा में चूना एवं पोटास की हमें अधिकता, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है एवं इसका रंग गाढ़ा भूरा या हल्का काला होता है तथा इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि गन्ना, मक्का, धान, गेहूं एवं जूट आदि फसलों के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। कौन सी भूमि? तो पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा वाली भूमि। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ और भी वर्गीकरण है क्षेत्रीयता के आधार पर और वहाँ के उच्चावच और मौसमी गतिविधियों के आधार पर मृदा का कुछ और भी वर्गीकरण किया गया है।
इसमें एक है बल सुंदरी मृदा। दोस्तों इसका विस्तार बांगर मृदा के दक्षिण में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिण क्षेत्र में तथा चंपारण के दक्षिण पश्चिम एवं सारण जिलों तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। किस मृदा का? तो बल सुंदरी मृदा का। और इसमें चूने की अधिकता के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय तथा उर्वरता कम होती है एवं इसका रंग गहरा भूरा या सफ़ेद होता है। इसमें प्रमुख फसल मक्का, गन्ना, धान, गेहूं तथा तंबाकू आदि हैं और इसमें इन क्षेत्रों में केला, लीची और आम के बागान हमें देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि लीची और आम और केला जैसे फलों के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बल सुंदरी मृदा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर हमारा बिहार में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लीची का उत्पादन काफ़ी अधिक देखने को हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नवीन जलोढ़िया खादर मृदा। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा जितनी भी जो उत्तर भारत की हमारी नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से जो मृदा निर्मित होती है वह नवीन जलोढ़िया खादर मृदा होती है। इसका रंग गहरा भूरा और काला होता है तथा क्ले या चीका की अधिकता के कारण इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है और इसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है। यह मृदा धान की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम दक्षिण बिहार की मृदा को। तो गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक सोन, पुनपुन, फल्गु तथा क्यूल आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस क्षेत्र की जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है और इसकी संरचना तथा उर्वरता के आधार पर इसे भी हम 4 उपभागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब 4 कौन कौन सा है? तो एक है कगारी मृदा, दूसरा है टाल मृदा, तीसरा है करैल कैवाल मृदा तथा चौथा है बलथर मृदा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके सबों को। तो पहला है कगारी मृदा। सोन, फल्गु तथा क्यूल नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर संकीर्ण पट्टी के रूप में मोटी कांप मृदा का विकास हुआ है, जिसमें चूना की प्रधानता हमें देखने को मिलती है और इसका रंग भूरा होता है। इसमें प्रमुख फसल जौ, सरसों, मक्का, मिर्च तथा साग सब्जी होती है। किस मृदा में मक्का, सरसों, मिर्च, साग सब्जी देखने को मिलती है? तो उसका सही हो जाएगा आंसर कगारी मृदा में। आगे बढ़ते हैं, टाल मृदा को हम लोग देखते हैं अब दूसरे नंबर की। कगारी मृदा के दक्षिण में बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है तथा निम्न भूमि का क्षेत्र होने के कारण इसमें वर्षा काल में जलमग्न रहता है यह क्षेत्र, और यह मोटो कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा है। मतलब इसका जो क्वालिटी है ये काफ़ी वेट वाला होता है, इसमें नमी अत्यधिक होती है, इस कारण से इसका भार काफ़ी हमें देखने को मिलता है। इसमें दोमट एवं चीका मृदा की प्रधानता होती है और इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, किंतु वर्षा एवं बाढ़ के पानी से जलमग्न रहने के कारण इसमें हमें केवल रबी की फसल का उत्पादन देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्यों रबी की फसल का उत्पादन यहाँ मिलता है। तो क्योंकि बारिश के टाइम में इसमें हमेशा पानी जमा हुआ रहता है, तो उस दौरान की जो खेती होती है वह इसमें ना के बराबर हो पाती है। दोस्तों, टाल मृदा दलहन के उत्पादन के लिए अत्यंत ही अनुकूल मानी गई है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि दलहन के उत्पादन के लिए दक्षिणी बिहार में कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाल मृदा। आगे बढ़ते हैं,
हाँ, हम लोग देख लेते हैं टाल क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों। गंगा के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में यह निम्न भूमि जल क्षेत्र है जिसमें वर्षा अथवा बाढ़ का पानी भर जाने से यह जलमग्न रहता है। यही क्षेत्र अब टाल क्षेत्र कहलाता है। ताल या तालाब कह सकते हैं आप इसको। आगे बढ़ते हैं। करैल केवाल मृदा, इसका विस्तार टाल क्षेत्र के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों तक देखने को हमें मिलता है। इसका रंग कहीं कहीं गहरा भूरा तो कहीं पीला एवं हल्का पीला होता है क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार। यह पुरानी जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार है जिसमें बालू, सिल्ट एवं चीका का मिश्रण पाया जाता है। इस मृदा की प्रकृति, खासकर करैल मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि जो केवाल मृदा होती है उसकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय गुण के बीच में संतुलित बनाए रखती है। और इसमें हमारी जो फसल हमें देखने को मिलती है उसमें धान है, गेहूं है, अरहर है तथा बाजरा है इसका प्रमुख फसल। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग बलथर मृदा को। गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा के मध्य बलथर मृदा का संकीर्ण क्षेत्र पाया जाता है। इसका विस्तार कैमूर श्रेणी से लेकर पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसमें बालू की मात्रा अत्यधिक होती है। इसका निर्माण पठारी नदियों से प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाए गए बालू एवं कंकड़ से हुआ है तथा इसका रंग पीलापन लिए हुए लाल होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है तो अम्लीय तथा उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इसमें प्रमुख फसल हम लोग जो देखते हैं वो होती है आलू, अरहर, ज्वार तथा बाजरा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दक्षिण के संकीर्ण पठारी क्षेत्र की मृदा। तो इसका विस्तार हमें दक्षिण पश्चिम में बक्सर से लेकर दक्षिण पूर्व में बांका तक देखने को मिलता है तथा इसका रंग लाल एवं पीला होता है। प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर इसे भी 2 उपभागों में हम विभाजित करते हैं, लाल बलुई मृदा तथा लाल और पीली मृदा। आगे देखते हैं लाल बलुई मृदा। यह मृदा रोहतास एवं कैमूर जिलों के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है एवं इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल आदि चट्टानों के विघटन और अपघटन से हुआ है, जिस कारण इसका रंग लाल या पीला होता है। घाटियों में प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता के कारण इसमें जैव पदार्थों या ह्यूमस की अधिकता होती है, किंतु बालू की अधिकता के कारण यह मृदा उपजाऊ ना के बराबर होती है। इसमें ज्वार, बाजरा एवं मक्का की खेती हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। किस मृदा में तो लाल बलुई मृदा में। आगे देखते हैं लाल और पीली मृदा। इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया और औरंगाबाद जिलों के पठारी क्षेत्रों में देखने को हमें मिलता है। यह कौन सा क्षेत्र हो गया बिहार का, तो यह वो सबसे पुराना क्षेत्र में से एक हो जाता है जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती है और इस मृदा का रंग लाल होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे, तो लौह तत्व की अधिकता होती है तथा इसका निर्माण नीश, शिस्ट तथा ग्रेनाइट आदि चट्टानों के विघटन तथा अपघटन से हुआ है। इस मृदा में जैव तत्व नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है एवं उर्वरा शक्ति कम होने के कारण इसमें मोटे अनाज तथा दलहन आदि की ही कृषि संभव होती है। आगे बढ़ते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बिहार की मृदा को भी हम लोग वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्रवाही या अपोढ़ मृदा। तो यह वह मृदा है जो मूल चट्टान से अलग होकर नदियों एवं वायु द्वारा प्रवाहित होकर अपने स्थान से दूसरे किसी अन्य स्थान पर निक्षेपित हो जाती है, या मतलब फैल जाती है इधर से दूसरे स्थान पर, ठीक है। और प्रवाही या अपोढ़ मृदा इसे हम कहते हैं। दूसरा है अवशिष्ट मृदा, जिसका निर्माण मूल चट्टान के निकट ही होता है, मतलब चट्टान से अलग हुए और वहीं पर आसपास के क्षेत्र में जमा हो गए। दोस्तों, मैप से हम लोग
बिहार की मृदा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया तराई क्षेत्र हमारा, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक। ये जो एरिया है ये नेपाल से सटा हुआ एरिया है, शिवालिक क्षेत्र भी हम इसे कहते हैं। तो इसमें जो मृदा पाई जाती है तो बेसिकली ये तराई मृदा कहलाती है। आगे यही वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण का ही कुछ पार्ट, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए भागलपुर तक और कटिहार वाला ये क्षेत्र होते हुए खगड़िया सुपौल होते हुए हमें जो मृदा देखने को मिलती है इसमें बांगर मृदा की प्रधानता होती है। और बल सुंदरी मृदा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा सिवान और गोपालगंज जो वेस्ट पार्ट है हमारा बिहार का, उधर से देखते हुए इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है सहरसा भागलपुर तक भी लगभग देखने को हमें मिलता है। इस चंपारण होते हुए ये फिर समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं ताल मृदा। ताल मृदा क्षेत्र क्या है, तो हमारा ये बक्सर का एरिया, बक्सर से एरिया से हम लोग एकदम आगे बढ़ते हुए देखते हैं पटना, लखीसराय, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक एकदम इस छोर से पश्चिम छोर से एकदम पूर्व की ओर चला जाता है और इसकी चौड़ाई क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। आगे देखते हैं करैल करवाल मृदा। तो करैल कैवाल मृदा हमारा ये जो पार्ट है कैमूर, रोहतास, बक्सर होते हुए औरंगाबाद, गया होते हुए ये नवादा हुए, ये वाला जो पार्ट है ये करैल कवाल मृदा का ही यहाँ पर हमें प्रधानता देखने को मिलता है। और क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर हम करैल कवाल मृदा में ही वर्गीकृत करते हैं अगर, तो हमें देखने को मिलता है कैमूर तथा रोहतास के इस एरिया में किसकी प्रधानता देखने को मिलती है, तो लाल बलुई मृदा की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। और फिर जो पुराना क्षेत्र है हमारा जैसे औरंगाबाद, गया, नवादा, इस एरिया में हमें लाल पीली मृदा का भी प्रधानता हमें देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं बलथर मृदा। तो बलथर मृदा का भी जो प्रधानता हमें देखने को मिलता है वो औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, ये वाला क्षेत्र जो है ये बलथर मृदा का अनुकूल क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक, ये पूर्व में बांका तक और पश्चिम दक्षिण पश्चिम में औरंगाबाद तक इसे हमें देखने को मिलती है, इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अभ्रक मिट्टी भी होती है, थोड़ा सा पार्ट है ये जमुई जिला का। यहाँ हम लोग का मिट्टी में थोड़ा अभ्रक का भी प्रधानता देखने को मिलता है और इस क्षेत्र की मिट्टी ज़्यादातर लाल होती है। रीज़न होता है, रीज़न है इस क्षेत्र की मिट्टी के लाल होने का क्योंकि इधर लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में।